भारत के प्रधानमंत्री के असैसिनेशन की साजिशें रची जा रही हो, कि क्या वाकई रूस और अमेरिका दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं? लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो बहुत ही भयानक होगा और वो हर आदमी को अफेक्ट करेगा। न्यूक्लियर विंटर आएगा जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस दुनिया तबाह हो जाएगी, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगे। यूएसए में और रशिया में, इन दोनों में से पोजीशन किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति, वो न्यूसेंस पे आधारित है कि आप दुनिया भर में जो कूड़ा कचरा फैलाइए और बोलिए कि हम साफ कर रहे हैं। यानी अमेरिकियों से पैसा भी लेते थे, ओसामा बिन लादेन को भी पालते थे, और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये वो एक तरह का न्यूसेंस को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाया हुआ है। तो चीन भी बियॉन्ड अ पॉइंट उनकी मदद नहीं करेगा। दुनिया में जो फिलहाल भारत की पोजीशन क्या है? मैं रूस में था, वहाँ हम साउथ कॉकेशस पे एक मीटिंग हो रही थी। उनके लोगों से हमने सुना कि भारत और चीन ये दो बहुत बड़े प्लेयर हैं ईरान और रूस के और तुर्की के बाद, कि चीन और पाकिस्तान मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, और ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है सर? पाकिस्तान इस समय हम सब जानते हैं इकोनॉमिकली दुनिया पे डिपेंडेंट है जी। वो देसी भाषा में कहें तो कटोरा लेके दुनिया में घूमता रहा। उस कटोरे में दान देने वाला चीन के अलावा एक अमेरिका भी चाहिए। वो हिंदी में कहते हैं ना, दो नावों में पैर रखने वाले कहीं पहुंचते नहीं है, हाँ। कहीं पहुंचते नहीं है। पाकिस्तान की भी वही स्थिति। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि रूस के लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं? रूस को खत्म करने की फिराक में है। और अमेरिका के लोग रूस के बारे में क्या सोचते हैं? अमेरिका के लोग को लगता है कि हम दुनिया के बॉस हैं। ट्रम्प के एक्चुअली माइंड में है क्या भारत को लेकर? मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप फिर बुलाइएगा मुझे, कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले जैसे हो जाएंगे और इसमें योगदान ट्रम्प का या कोई एक इंडिविजुअल का नहीं होगा, इसमें योगदान भारत की शक्ति का होगा। उन्नीस 1999 की बात है। अमेरिका ने नवाडा टेस्ट साइट पर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। हालांकि ये उसका आखिरी परमाणु परीक्षण था, क्योंकि तब तक कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। यूएसएसआर टूट चुका था, जिससे अमेरिका को लगा कि अब उसे परमाणु हथियार बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आया 26 अक्टूबर 2025, जब आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक टीवी पर आए। उन्होंने दुनिया को बताया कि रूस ने ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन और मिसाइल बनाई है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। रूस की इस मिसाइल का नाम है बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। कहते हैं कि इस मिसाइल का इंजन ही मिनी रिएक्टर है, इसीलिए साधारण मिसाइल की तरह इसमें फ्यूल खत्म होने का डर नहीं रहता, बल्कि ये हवा को खींचकर उसे फ्यूल बना लेती है और अनलिमिटेड रेंज तक जा सकती है। ये एक पल में रास्ता बदल लेती है, इसलिए दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। वहीं बात करें रूस के ड्रोन की, तो वो तो इससे भी खतरनाक है। इसका नाम है पोसाइडन। पोसाइडन यानी समुद्र का प्राचीन यूनानी देवता। पोसाइडन ड्रोन और टॉर्पीडो का मिक्स वर्जन है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसकी रेंज भी अनलिमिटेड है। ये इतना गहराई में चलता है कि इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। इसमें 2 मेगा टन का बम फिट हो सकता है, जो समंदर के अंदर फटकर इतनी भयानक सुनामी पैदा करता है कि पानी किनारे बसे किसी भी शहर को डुबो सकता है। माने पोसाइडन अमेरिका के न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस को न सिर्फ पूरी तरह डुबो सकती है, बल्कि उसे रेडियो एक्टिव कचरे से भी भर सकती है। रूस की इस मिसाइल और सबमरीन ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। इसके बाद ट्रम्प ने कहा कि पुतिन ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि अब अमेरिका भी परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा, जिसके बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका और रूस विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं ले जा रहे? क्या करने वाला है अमेरिका? क्या चाहता है रूस? भारत पर इन सब का क्या असर पड़ेगा और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आगे क्या होने वाला है? इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ सिंह को। सर, वेलकम करती हूँ मैं आपका। कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया। सर, एक रो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि क्या वाकई रूस और अमेरिका दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर
वन और वर्ल्ड वॉर टू एकदम आसपास हुए थे, लगभग 20 साल का फासला था दोनों में, 21 साल का। और उस समय जो वॉर होती थी, युद्ध होते थे, वो ज्यादातर कन्वेंशनल वॉर होते थे, जिसमें गड्ढे खोद के सैनिक एक दूसरे पे गोली चलाते होते थे, बम गिराते थे एरोप्लेन से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी फोर्सेस ने बहुत बॉम्बिंग की, पूरा लंदन को तबाह कर दिया। जो आप कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो उस तरह का दो वर्ल्ड वॉर जैसा नहीं होगा, इसका स्वरूप बहुत अलग होगा। और वो आप ये माने कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भूमि के लिए लड़ाई थी, कि हम अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे, या राष्ट्रवाद की लड़ाई थी कि लोग नए राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो बहुत ही भयानक होगा, और वो हर आदमी को अफेक्ट करेगा। जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, भारत। हमारे सैनिक गए थे क्योंकि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद में थे, वहां से हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और हमारे जो सैनिक थे भारतीय, वो ब्रिटिश आर्मी के थे। तो उनको वो ले गए, और कहाँ कहाँ नहीं ले गए, पूरी दुनिया में ले गए। इजराइल में ले गए, मैं गया था हाइफा, वहां मैंने देखा कि एक जो उनका सबसे बड़ा हाइफा का हीरो कहा जाता है, वो एक हिंदुस्तानी सिख हैं, और जो वहां मेजर थे जिन्होंने हाइफा को लिबरेट कराया था। तो कहने का मतलब है हम भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इंडिविजुअली आप ये इन्वॉल्व नहीं थे उसमें। जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा, स्वरूप, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन वो स्वरूप बहुत भयानक, क्योंकि आपका बैंकिंग इफेक्ट होगा। एक तो साइबर वॉर होगा, दूसरा वाटर वॉर होगा। आपके जितने पानी के सोर्सेज हैं, जहां से वो रोक सकते हैं आपको ये करने के लिए, वो रोक सकते हैं, जो जिस तरह चीन अभी कर रहा है। या दुनिया में जो एक डिमांड सप्लाई चेन है वो बंद हो जाएगी, हमारी आपकी घड़ी की बैटरी नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल। तो वो स्वरूप अलग होगा। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वो न्यूक्लियर वॉर होगा, और जिसको हम कहते हैं एक न्यूक्लियर कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर विंटर आएगा, जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको न्यूक्लियर विंटर कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में, जिसका मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। जो कई बार ऐसा हमने देखा है कि न्यूक्लियर वॉर में कोई जीतेगा नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हिरोशिमा नागासाकी में उसमें दिखा दिया था। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और बात आगे बढ़ती है और न्यूक्लियर वॉर, तो कुछ नहीं धरती पे बन। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो और उसमें सारे देश इन्वॉल्व हो, लेकिन और या न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध अन्य दो विश्व युद्धों से बिल्कुल अलग होगा। ये मेरा मानना है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब भी युद्ध का आभास होता है तो लोग प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि युद्ध नहीं हो। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि एक तो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद से आधे से ज्यादा देश तो गुलाम थे और वो मुक्त होना चाहते थे। तो उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भी एक मोमेंटम मिला कि हम उपनिवेशवाद से अलग हुए और भारत स्वतंत्र। और भारत क्या, अफ्रीका, एशिया, कई देश आजाद हुए। तो मुझे नहीं लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा, और वैसा होगा जैसा प्रथम विश्व या द्वितीय विश्व युद्ध होगा। लोकलाइज्ड वॉर रहेंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा दिन चला तो फिर वो पूरी दुनिया को खत्म करेगा। ये उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप रहेगा। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद जो अगला विश्व युद्ध होगा, यानी चौथा विश्व युद्ध जो होगा, वो मतलब लाठी और डंडे से ही लड़ा जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, हो जाएगा तीसरा विश्व, टेक्नोलॉजी भी, वेपन्स भी, कुछ बचेगा ही नहीं ना। आप न्यूक्लियर विंटर जो हम कहते हैं वो पूरी तरह से आ जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगे। जितनी प्रगति उन्नति विज्ञान के द्वारा देशों ने की है, एक दूसरे पर हमारा जो आश्रय है, डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो जाएगा। तो वो सारी चीजें होंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी राष्ट्र चाहेगा कि वैसा हो। और हाँ, ये तो है कि जितने बड़े राष्ट्र हैं, जो परमाणु संपन्न देश हैं, खासकर जो P5 हम कहते हैं, उनको रिस्ट्रेंट की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उनमें एक तबका है जो बुद्धिजीवी हैं या जो स्टेट्समैन हैं, वो ये जानते हैं कि अगर वॉर हुआ और वो न्यूक्लियर वॉर में परिवर्तित हुआ तो इसके भयावह परिणाम होंगे। और
हम कहते हैं ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर मिसाइल्स या जो कह लें, वो डेटरेंट है, आपको रोकते हैं कि आप उन पर प्रहार नहीं करें। तो एक कहते हैं नो फर्स्ट यूज, हाँ, वो एक शील्ड की तरह एक है। शील्ड की तरह। लास्ट में जब वो खत्म होने को आएगा तब वो सुदर्शन चक्र की तरह चलाएंगे कि वो सब तबाह कर दे और अंधेरा कर दे कि कुछ दिखे नहीं लोगों को। तो उस शर्त पे तो मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमारे लाइफ टाइम में या भगवान करे आपके लाइफ टाइम में भी नहीं हो। सर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो दोनों देश है इनमें टग ऑफ वॉर चल रहा है, यूएसए में और रशिया में। इन दोनों में से पोजीशन किसकी ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, पोजीशन कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम मानते हैं, और एक यथार्थवाद नाम का एक सिद्धांत है जो कहता है कि राष्ट्र की शक्ति सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं होती, उसकी आंतरिक शक्ति जो होती है, इकोनॉमी कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें कितने लोग रहते हैं जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में राज्य के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों में अगर कैपेबिलिटी देखें तो अमेरिका सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, उसका बजट बहुत ज्यादा है, डिफेंस बजट 900 बिलियन यूएस डॉलर, जितना हम व्यापार करते हैं लगभग दूसरे देशों के साथ, उतना उसका सिर्फ डिफेंस बजट है। ट्रंप ने वो भी कम नहीं किया है। रूस के पास परमाणु हथियार है, नंबर ऑफ सोल्जर्स बहुत ज्यादा है, विशाल राज्य है, अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, उसकी सीमाएं बहुत राज्यों से मिलती हैं, लेकिन उसके पास वही है न्यूक्लियर वेपन है जो ब्रह्मास्त्र है। इसके चलते वो बहुत पावरफुल। और सोवियत संघ का जब विघटन हुआ और रूस जब बना, जो आज के यूएसएसआर टूटा और रशिया बना 1991 में, उसके बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को बरकरार रखा है जी। तो एज अ पावर अगर देखा जाए तो मिलिटरीली बहुत पावरफुल है रूस, लेकिन इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों अमेरिका बहुत पावरफुल है। लेकिन जब हम कहते हैं ना म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, मैड कहते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो दोनों में इतनी कैपेबिलिटी है कि दोनों अपने आप को नहीं, दुनिया को कई बार बर्बाद कर सकते हैं। अभी ट्रंप ने ऐसा कुछ बयान भी दिया कि 150 बार दुनिया को हम खत्म करने की ताकत रखते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 5,500 के करीब रूस के पास न्यूक्लियर वेपन है, माने तीनों ट्रायड कहते हैं उसको, पानी के अंदर, जमीन पर और वायुसेना से, उसका वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5200 के करीब उनके पास एक्टिव मिसाइल्स हैं, जिसको मतलब न्यूक्लियर वेपन से जिसको वो यूज कर सकते हैं। अमेरिका के पास है। चीन जिसमें कि ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा है। हाँ, उन्होंने अभी कहा है, लेकिन सिपरी का जो डेटा है, जो माने अथॉरिटेटिव हम मानते हैं या पूरी दुनिया मानती है, उसके हिसाब उनका करीब 5270-80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनके पास करीब 5500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चाइना के पास 600 हैं, जो 2035 तक वो 1000 करना चाहता है। भारत के पास लोग कहते हैं 170-180 है। पाकिस्तान के पास 160-170 है। उसी तरह फ्रांस और क्या कहते हैं यूके के पास है, तो 100 के करीब यूके के पास है। तो इस तरह पूरे दुनिया में बटे हुए। हाँ, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास है, इजराइल मानता नहीं है लेकिन दुनिया जानती है कि उनके पास है। वो कहाँ है वो भी नहीं बताते हैं, जमीन के अंदर है या समुद्र में। बहुत लोग कहते हैं उनके नेवल शिप जो है उनमें है, कुछ कहते हैं कि वो उनके साइट्स में अंदर छुपा के रखे हुए हैं। लेकिन इजराइल भी एक न्यूक्लियर शक्ति है। बहुत सारे राज्य जो न्यूक्लियर शक्ति होना चाहते थे, जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, उन्होंने सारा अपना रोल बैक कर लिया। उनको इंसेंटिव दिए गए तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया नहीं। तो जो कहा जाता है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि, उसके अनुसार सिर्फ 5 ही राज्य हैं जिनको दुनिया मानती है कि इनके पास लेजिटिमेट, हालांकि वेपन लेजिटिमेट कैसे हो सकता है, वो तो बंदूक के लाइसेंस की तरह है नहीं, लेकिन वैध उनको ही मानते हैं। बाकी जो 4 राज्य हैं उनको बोलते हैं कि एनपीटी के बाहर है और इनको अनुमति नहीं थी, फिर भी हम टॉलरेट करते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ये है। भारत एनपीटी के भी बाहर भी है और भारत रशिया का दोस्त भी है। रशिया से हम ऑयल परचेज करते हैं और अमेरिका ने कहा है कि अब अगर भारत नहीं रुका, भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम सैंक्शन लगा देंगे भारत पे। टैरिफ तो बढ़ा ही दिया उन्होंने, सैंक्शन लगाने की बात और ट्रंप कर रहे हैं।
तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर वो सैंक्शन लगाएंगे तो इसका असर क्या होगा भारत पे? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा दिया है हम पे, जी। कि हम रूस से तेल खरीदते हैं। हम्म। लेकिन साथ साथ उन्होंने अभी ही दो रूसी कंपनियां जो ऑयल मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन करती हैं, यानी तेल बेचती हैं और उनका दोहन करती हैं, तो उनमें जो लूक ऑयल और रोजनेफ्ट दो कंपनियां हैं जिन पर उन्होंने किया है, जो लगभग 2/3 रूस के तेल बेचती हैं दुनिया में। भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है 2022 के बाद, चीन रूस से के। हाँ, रूस से तेल खरीदने, तेल लेने का, हाँ, तेल चीन के खरीदने का। बाद। और हमारी करीब 35% अब तक आती थी, और चीन की करीब 50% उनकी माने जो रूस बेचता है उसका 50%, 50% हाँ, ऑयल 50% चीन को जाता है, चाइना। 35% हमारे पास जाता है, बाकी अन्य राज्यों में तुर्की है और इंडोनेशिया इनको जाता है। जी। अब उन्होंने जो रोजनेफ्ट और लुकोइल पे प्रतिबंध लगाए हैं, तो उनमें ये हुआ क्या कि जो भी उनके साथ ट्रेड करेगा उन पर सैंक्शन लगेंगे, यानी वो जो इंटरनेशनल यूएस डॉलर मैकेनिज्म है जो ट्रेड का, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कोई बैंक करता है जहाँ मुद्रा विनिमय होता है, उसमें उस बैंक पर निषेध लग जाएगा और वो व्यापार नहीं कर पाएगा। तो भारत ऑटोमेटिकली, इसलिए नहीं कि इन्होंने भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं, जो 25% जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, लगाया बाद में टैरिफ लगाए हैं, उनको मानते हुए हमने उनसे कम किया है। लेकिन धीरे धीरे रोजनेफ्ट और लुकोइल के लेजिटिमेट बिजनेस हमसे नहीं हो सकते अब, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लग गए अभी। तो हमारा अभी का जो डेटा है, केपलर जो एक सबसे बड़ी संस्था है जो मॉनिटर करता है तेल के दुनिया में सप्लाई को, केपलर, केपलर जी, वो धीरे धीरे कह रहा है कि भारत भी अपना जो रिक्वायरमेंट है ऑयल का, वो उनसे कम कर रहा है, ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। हाँ, वो पॉलिटिकल मूव नहीं है, वो इकोनॉमिक मूव है, ये अंतर समझना होगा जी। और हम नए या पुराने जो तेल हमारे जो सप्लायर्स थे उनके पास जा रहे हैं, और हम जो तेल खरीदने की जो व्यवस्था थी जिसमें हम वेस्ट एशिया से ज़्यादा लेते थे, अब उसको भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी लैटिन अमेरिका से, जैसे कोलंबिया से, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से तेल खरीद रहे हैं जी। कुछ नाइजीरिया से भी खरीदेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं विविध देशों से हमारे पास आए। और वेस्ट एशिया, जैसे इराक से हम सबसे ज़्यादा लेते थे अब तक, मतलब रूस से लेने के पहले इराक से, सऊदी अरेबिया से, इनसे अपने तेल जो संबंध थे हम फिर वो बहाल करेंगे, और वो हो भी रहा है। तो 21 नवंबर इस महीने के वो सैंक्शंस लग जाएंगे जो रोजनेफ्ट और लुकोइल पे अमेरिका ने लगाए हैं जी। तो उसके बाद स्वतः कमर्शियल डिसीजन में वो अपने आप का कम हो जाएगा, उनसे भारत मतलब अपने आप ही कम करने लगेगा, अपने आप ही कम कर, मतलब हम बिना चाहते हुए भी वो हो जाएगा। यानी जो हमने पहले चाह के उनसे खरीदना शुरू किया था और वो कमर्शियल डिसीजन था, अब उनके नहीं चाहने पे हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यापार है वो सफर न करे, इसलिए वो अपने आप कम होता जा रहा है। तो फिर उसमें एक कहीं ना कहीं ये भी होगा कि क्या हम ऑयल खरीदने के लिए फिर अमेरिका की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, जो हमारा और अमेरिका का संबंध इसमें है, वो कहते हैं हम तेल खरीद रहे हैं इसलिए हमने सेकेंडरी सैंक्शन लगाया है, लेकिन बात कुछ और है। बात यही है कि अब चीन भी तो खरीदता है, हाँ। उनसे सबसे ज्यादा चीन खरीदता है, तुर्की खरीदता है भारत के बाद, उन पर इंडिया पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर, इंडिया पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर रहा। उनके कई कारण हैं। एक तो जो बार बार कहते हैं कि हमने पाकिस्तान भारत का युद्ध खत्म कराया, भारत मानता ही नहीं, और गलत बात वो कहते हैं। पहले भी उन्होंने गलत कहा है। 2020 में जब गलवान के इंसिडेंट हुआ था, हाँ। तो उस समय उन्होंने कहा था कि भारत ने अप्रोच किया है ट्रंप साहब को, वो समय राष्ट्रपति भी थे, कि हम इनके बीच मीडिएट करें, चाइना और भारत के बीच। भारत ने अगले ही दिन कहा कि हमने कभी ऐसी बात नहीं की है। यहाँ भी पाकिस्तान ने घुटने टेके, हाँ, यहाँ भी वो वही कर रहे हैं, और पाकिस्तान को एडवांटेज देते हैं क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया, पीस प्राइज। भारत कहता है कि नहीं, हमने अपने इसमें खत्म किया, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, और हमने अभी भी कहा है कि अगर वैसा कुछ होता है तो हम फिर करेंगे, कंटिन्यूड रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। तो एक तो वो बात है, दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो चाहते हैं कि जो हम अब तक रूस पर डिपेंडेंट है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए जी, वो हम अमेरिका से खरीदना शुरू करें। अब आप ये समझिए कि 70 से 75% हमारे मिलिट्री हार्डवेयर, मतलब टैंक,
एरोप्लेन या जो भी फाइटर जेट्स, वो रूसी हार्डवेयर हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे बने हैं। यानी उन पे जो तोप, गोले, बंदूक, जो गोलियां होती हैं या जो एक्सटिंग्विशेबल्स होते हैं, वो सारे उनके होते हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी, कई आप नाम लीजिए, वो सारी उनसे हम लेते हैं। मैं पढ़ रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग था। ब्रह्मोस का नाम भी ब्रह्मपुत्र और मॉस्को से मिलकर बना है। जी जी, और हम उनको बेचते भी। वो सबसे बड़ी बात क्या है ना, रूस जो हमें आर्म्स बेचता है, उसका वो लाइसेंस दे देता है कि आप आगे इसको बना के बेच सकते हैं दूसरे राज्यों को। अमेरिका नहीं कहता है। अमेरिका कहता है आपको 100 मान लीजिए गन दिए हैं तो आप 100 ही करेंगे, इस तरह के गन का व्यापार आप नहीं करेंगे क्योंकि लाइसेंस मेरे पास। अगर आपको व्यापार करना है, आप चाहते हैं, तो हमसे लाइसेंस लीजिए, हमें मुनाफा उसमें शेयर करने दीजिए। तो हमने ब्राह्मोस बेचा है फिलीपींस को भी, हमने ब्राह्मोस बेचा है आर्मीनिया को भी। आर्मीनिया को और कई सारे रेडार बेचे हैं जो सोवियत ओरिजिन के, रूसी ओरिजिन के हैं, जो उनके प्लेटफॉर्म पे बने हैं। तो हम वो वैसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधित करता है। तीसरा, वो ये चाहते हैं कि जो इतना तेल हम खरीदते हैं, अमेरिका के पास आजकल अबंडेंट तेल हो गया है शेल ऑयल के डिस्कवरी के बाद जी। और उसके एक्सट्रैक्शन, जो उसको फ्रैकिंग जिसको कहते हैं, और ट्रम्प साहब ने उसको इलेक्शन के समय बड़ा प्रमोट किया था। तो वो कहते हैं कि अब हमसे आप एलएनजी और तेल हमसे भी खरीदना शुरू कीजिए। तो वो एक तरह की दबाव की राजनीति है, जो वो तो डील मेकर है ना, तो वो डील करना चाहते हैं भारत से कि ये चीजें आप कीजिए, आप हमसे शस्त्र खरीदिए, हमसे तेल खरीदिए, और जो व्यापार घाटा है वो कम कीजिए, तब हम आपसे दोस्ती करेंगे। तो ये शर्तें हैं जो भारत, जाहिर है एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होते हुए हम वो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट, और कल को हम आपसे तेल पे डिपेंडेंट हो गए या आर्म्स पे डिपेंडेंट हो गए, कल को आपने बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, तो रिलायबिलिटी भी तो होती है। रिलायबिलिटी भी तो एक चीज होती है। आप तो रिलायबल है नहीं। आप तो ट्रम्प साहब अगर बाएं तरफ से बेड से उतरे तो नया पॉलिसी, दाएं तरफ से उठे तो दूसरी पॉलिसी। तो ऐसे में कौन देश उनसे व्यापार या उनसे संबंध ऐसे रखना चाहेगा जहां रिलायबिलिटी ही न रहे, भरोसा नहीं है। और किसी के मूड पे विदेश नीति और हमारी अर्थव्यवस्था तो चल नहीं सकती है। तो भारत क्या, दुनिया के कई राज्यों का उनके प्रति यही कंप्लेन है कि आप जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने अप्रोच में जी। एक कंसिस्टेंट अप्रोच होता है, वो आपने नहीं रखा है, तो आप स्थिर नहीं है, तो आप कल को क्या करेंगे हम भी नहीं जानते जी। ये दिक्कत तो शायद अभी बहुत बड़ी है इनकी, क्योंकि यूक्रेन के अलावा इजराइल जो इनके सहयोगी है, उनके साथ भी इनकी कभी रिश्ते ऊपर कभी नीचे चल रहे हैं। अमेरिका के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अमेरिका ने अभी जो टैरिफ वॉर शुरू किया है और टैरिफ इतने बढ़ा दिए, इस जो फैसले का खुद अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी वहाँ शटडाउन भी लगा, और अमेरिका की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, क्या वो नहीं हिल रही इसकी वजह से? क्या उस पर बैड इफेक्ट नहीं हो रहे? देखिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है जी। और वो इंटरनली कंज्यूमर ड्रिवन भी है, यानी उनके जो लोग हैं वो काफ़ी खरीदारी करते हैं, या उनके कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। टैक्सेशन की एक बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है वहाँ जो चलती है। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है कई मामलों में अमेरिका अपने आप में, और दुनिया के साथ व्यापार करता है। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, वहाँ उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी छाप रहता ही है। आजकल बड़ी कंपनियां भी अमेरिका की है, सारी कंपनियां। आप फोन देख लीजिए, आपके सामने जो है आपके कंप्यूटर्स देख लीजिए, आपकी घड़ियां देख लीजिए, कहीं ना कहीं गाड़ियां देख लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अमेरिका की आ ही जाती है जी। तो अमेरिका अगर नहीं भी चाहे दुनिया से संबंध पहले जैसा रखना, तो वो रख सकता है। वो उतना समर्थ है, पावरफुल है, उसकी सामर्थ्य काफी है उनके पास। और अमेरिका पहले भी ऐसे कर चुका है। अगर आप देखें कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अमेरिका ने एक, कहते हैं, मुनरो का सिद्धांत अपनाया था कि वो दुनिया से वो मतलब नहीं रखना चाहते थे, कि हम अपने आप में ही रहेंगे। उसी मुनरो के सिद्धांत पर वो वापस आना चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था सुदृढ़ रखें, अपने एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट कर पाएं, और जो हमारा नेशनल इनकम है वो तो घटेगा नहीं, वो तो और बढ़ेगा, वैसी व्यवस्था चलती रहे। तो उसमें वो काबिल हैं। आपने ये भी मार्क किया होगा कि ट्रम्प साहब बहुत पैसे बचा रहे हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ से ज़्यादा आ जाएं, जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, जो हमारे एक बिजनेसमैन की तरह हाँ। लेकिन आपने ये नहीं दिखा, अगर पैसे ही, रेवेन्यू ही बचाने हैं ना, क्यों ना
जो 900 बिलियन यूएस डॉलर आप खर्च कर रहे हैं अपनी सेना पे, उसको चलिए 850 बिलियन ही कर दीजिए, 50 बिलियन डॉलर तो बचेगा आपका। और कुछ वो नहीं करना चाहते हैं वो आर्मी वाला। हाँ, आर्मी को सामर्थ्य रखना ही चाहते हैं, उतना ही पावरफुल बनाए रखना चाहते हैं जी। चूंकि उनको लगता है कि अमेरिका अगर पावरफुल रहेगा तभी वो प्रॉस्पर करेगा, समृद्ध होगा। अगर पावरफुल नहीं रहा, उसको रूस ने चैलेंज कर दिया या चीन ने चैलेंज कर दिया, तो उसका जो पावर है वो खत्म होता जाएगा। और चीन एक बहुत बड़ा थ्रेट की तरह उनके सामने उभर रहा है। अभी तो इकोनॉमिक थ्रेट है, बाद में हो सकता है मिलिट्री थ्रेट भी हो जाए, तो उसको काउंटर करने के लिए भी वो प्रिपेयर रहना चाहते हैं। और चीन का अभी जो मैं पढ़ रही थी कल ही, ट्रम्प ने जो सनसनीखेज एक खुलासा किया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो पहला तो सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि ट्रम्प का ये जो बयान है इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ये इंडिया के लिए कितना अलार्मिंग है, भारत के लिए कितना खतरनाक है। देखिए, चीन और पाकिस्तान का न्यूक्लियर संबंध पहले से है, इसको सब जानते हैं। इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों अब्दुल कदीर खान जो न्यूक्लियर वेपन के जनक माने जाते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था पूरी दुनिया में, जहां वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचना चाहते थे, उससे मुनाफा कमाना चाहते थे। और वो चोरी किया हुआ ज्यादातर था वेस्ट से। लीबिया में वो उनकी बातें हो रही थी कि वहां भी न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, चीन ने भी सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पे। जी, पाकिस्तान के नेटवर्क, पाकिस्तान और चीन का नेटवर्क ने उनको क्लैंडस्टीन रूप से, अवैध रूप से नॉर्थ कोरिया को असिस्ट किया है बम बनाने में। लीबिया जब गद्दाफी थे, उनको देना चाहते थे, उनको बेचना चाहते थे जी। और ये एक क्लैंडस्टाइन नेटवर्क था यूरेनियम एनरिचमेंट और बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी को लेकर जी। अब्दुल कदीर खान वहां बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं। बाद में उनको कैद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट में रहे, उनका निधन भी हो गया। मतलब वो बहुत सॉरी स्टेट में, और उन पर दबाव पड़ा पाकिस्तान पे कि इनको बंद कीजिए, नहीं तो दुनिया भर में सब जगह न्यूक्लियर बॉम्ब होने लगेंगे जी। तो अगर ट्रम्प साहब ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना, दे आर कंजॉइंट ट्विंस। अगर इनके जो दो बच्चे होते हैं, जो जिनके धड़ मिले होते हैं, सिर्फ बॉडी अलग होती है, वो वैसे ही हैं। तो ये चाइना और पाकिस्तान तो ये वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि चीन और पाकिस्तान का संबंध वो अमेरिका ने ही बनाया है, और अमेरिका को चीन के करीब लाके पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन दोनों का साथ दिया था। और ट्रम्प साहब ने अगर कहा है तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा वो कर रहे हैं। और ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है सर? देखिए, भारत के लिए क्या खतरनाक होगा, वो टेस्ट करके भी क्या, हम तो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, हमारी मिसाइल, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तो एडवांस ही है। अब एडवांस ही है, वो कन्वेंशनल वॉर में हम बहुत एडवांस थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड हैं। तो हमें भारत को उससे मतलब चिंता का विषय होना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, और कोई डरता भी नहीं है सही माने तो एक चिंता का विषय है कि वो एक कहीं वो फिर वो न्यूक्लियर जो एक विशियस साइकिल था, जो 91 जो आपने बताया, 92 में CTBT जो साइन हुआ था, उसके बाद टेस्ट बंद हो गए थे पूरी दुनिया में। कहीं पर वही व्यवस्था फिर से ना हो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हुआ। और इस समय जो न्यूक्लियर वेपन बनेगा उसमें AI का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो क्या होगा, भगवान ही मालिक है, कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता कैसे वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि AI जानते हैं ऑटोनोमस चीजें हैं, कहीं गलत सिग्नल भी मिले AI को और कहीं चल गया तो कुछ भी हो सकता है। तो वो एक डर बना रहेगा। लेकिन मुझे लगता है विजडम विल प्रिवेल, थोड़ा उनको दिमाग आएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है चीन भी पाकिस्तान को इतना कैपेबल बना दे कि पाकिस्तान को बाद में टैकल करना मुश्किल होगा। हाँ, उसको वो एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा अगर वो उसको बहुत ज्यादा इनेबल कर देते हैं।
जैसे कि अब पाकिस्तान के लिए तालिबान बन गया है, हाँ, जैसे चीन के लिए नॉर्थ कोरिया कई बार हो जाता है। नॉर्थ कोरिया हो जाता है कई बार। वो कहते हैं ना, शेर की सवारी की है, जब शेर से गिरे तो आप उसके सामने होते हैं, आप ही को खाएगा, वैसा भी कर सकता है। तो और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति, वो न्यूसेंस पे आधारित है कि आप दुनिया भर में जो कूड़ा कचरा फैलाइए और बोलिए कि हम साफ कर रहे हैं। यानी अमेरिकियों से पैसा भी लेते थे, ओसामा बिन लादेन को भी पालते थे जी। और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये वो एक तरह का न्यूसेंस को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाया हुआ है। तो चीन भी बियॉन्ड अ पॉइंट उनकी मदद नहीं करेगा। उनको पैसे का फायदा हो रहा होगा तब करेगा। उनको वो जो सीपैक बना रहे हैं, जो एक रोड बन रही है पाकिस्तान में जाते हुए ग्वादर पोर्ट तक, माने चीन से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जो है, उसमें उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत स्टेक है, उन पर बहुत आशाएं हैं, इसके लिए वो ज़्यादा अभी करीब है। और लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कभी अच्छे रहे नहीं है। हमारा पड़ोसी ऐसा है। चाइना है, चाइना भी एक अच्छा पड़ोसी नहीं कहा जा सकता, भारत के रिश्ते अच्छे नहीं कहे जा सकते। म्यांमार पर अभी मैं एक रिपोर्ट बना रही थी तो मैंने ये पढ़ा कि वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो चाइना की पपेट है, कठपुतली है चाइना की। और कहीं ना कहीं अब जो बांग्लादेश में हालात पैदा हुए हैं, बांग्लादेश ने तो हाल ही में एक नक्शा जारी किया जिसमें इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो ही अपने मैप में दिखा दिया। तो कुल मिला के भारत के ये जो पड़ोसी है, इनके फिलहाल रिश्ते जो है हमसे कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तो इसे अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो क्या भारत अपनी विदेश नीति में कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, विदेश नीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं जी। कभी बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, कभी तालिबान के साथ बहुत बुरे संबंध थे, कभी नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आजकल थोड़ा शिथिल पड़ा हुआ, कभी श्रीलंका के साथ बहुत बुरा था हमारा संबंध, आज काफ़ी अच्छा संबंध है, एटलीस्ट उतना बुरा तो नहीं है। पाकिस्तान तो हम सब जानते हैं कि हम हमेशा से बहुत अच्छे नेबर्स नहीं रहे हैं। तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये है कि उतार चढ़ाव में वो एक सीमा होती है ना, जब आप किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो वो टूटने न लगे। वैसी स्थिति भारत के साथ नहीं होनी चाहिए। भारत इस समय बैकफुट पे है, मैं मानूंगा, विदेश नीति में भी और पड़ोसी नीति में भी, पड़ोसी के साथ विदेश नीति में भी। और चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है जी, काफी, क्योंकि अभी ट्रंप ने जो टैरिफ है वो भी चाइना का कम कर दिया। G2 की थ्योरी अचानक जाग गई। जिस चाइना को एक थ्रेट मान रहे थे उसे अचानक से दोस्त मानने लग गया। देखिए, चाइना और अमेरिका को देखें तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाइना सबसे बड़ा ट्रेडर है, ट्रेड करता है अमेरिका के साथ। अमेरिका बहुत तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि एक एवरेज अमेरिकन को 600 से 1200 डॉलर का फायदा होता है हर साल चीनी उत्पाद खरीदने से। और आप अमेरिका जाएं या दुनिया में कहीं भी जाएं, आप पाएंगी कि जितने भी उत्पाद होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, हमारे कपड़े, जूते, मोबाइल फोन, पेन, घड़ियां, जो कह लीजिए, वो सारे चीन से बने होते हैं। जी। भले ही उसकी ओनरशिप ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, लेकिन बने होते हैं चीन। प्रोडक्शन चाइना का। हाँ। आप शर्ट्स ले लीजिए, वो बांग्लादेश के बने होते हैं। स्वेटर ले लीजिए, वो हो सकता है पाकिस्तान का भी मिल जाए आपको। जी, बांग्लादेश के तो बहुत मिलते हैं। बांग्लादेश के शर्ट्स, आप बाहर जाएं अमेरिका में शर्ट खरीदने, आप मालूम हुआ कि आपने पड़ोसी मुल्क का ही खरीद के वापस हिंदुस्तान लाया। हाँ। पाकिस्तान के बहुत मिलते हैं वहां आपको। तो जो संबंध अमेरिका के हैं इस समय दुनिया में और चीन के जो हैं, उनको देख के ये लगता है कि ये दोनों को साथ रहना ही होगा। और कितना एक दूसरे के पेशेंस को ये टेस्ट करने, उनकी इकोनॉमी या विल पावर को टेस्ट करने, ये वही विल पावर की लड़ाई है दोनों राज्यों की। ट्रम्प भी जानते हैं कि अगर पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया जाए, मान लीजिए, तो उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने चाइना को बहुत प्रमोट किया, उसके चलते चाइना आज पावरफुल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का भी दोष है कि उसने कि उसने भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने म्यांमार में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट नहीं किया हाइपोथेटिकली, या अन्य राज्यों में इन्वेस्टमेंट या उनसे माल नहीं खरीदा। तो अब आपने चाइना को पावरफुल बनाया, आप झेलिए, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा।
ये तो एक रहेगा ही भारत हमेशा। को। जी जी। तो सर सवाल एक ये भी आता है कि ये जो पूरे फसाद की अगर जड़ देखी जाए, रूस और अमेरिका काफी वक्त तक शांत रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन अचानक से यूक्रेन ने एंट्री करनी चाहिए नेटो में और फिर ये युद्ध शुरू हो गया यूक्रेन और रूस का। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो फसाद की जड़ है ये खत्म कब होगी, कब तक रूस इस युद्ध को जारी रखेगा, कब ये युद्ध खत्म होगा? देखिए, इसका एक डेट बताना तो बहुत मुश्किल है। पुतिन और ज़ेलेंस्की और ट्रम्प भी नहीं बता पाएंगे ये कब खत्म होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज तो है कि अगर नेटो था तो किस लिए था, नेटो का दुश्मन कौन था। आप अगर अपने घर में हथियार जमा करते हैं या मैं पॉकेट में बंदूक लेके चलता हूँ तो किसके लिए लेके चल रहा हूँ? कोई ना कोई कोई दुश्मन तो होगा। आइडेंटिफाई किया होगा मैंने कि आप हैं, ये हैं, उनके खिलाफ ये करना है। और जब आपको पता है कि हमारा दुश्मन नहीं लेके चल रहा है तो हम क्यों लेके वो गन चल रहे हैं? यानी कहने का मतलब है जब नेटो का कोई दुश्मन नहीं है तो नेटो को बने क्यों रहने दिया गया? जी। और नेटो का दुश्मन कौन हो सकता है? वो रूस ही हो सकता है। हाँ, और आपने पहले भी नेटो के चारों तरफ उसको घेर लिया है। फिनलैंड, आपका अगर आप देखें तो बाल्टिक स्टेट्स वो सारे आते हैं। सब जो सबसे इमीडिएट उनका नेबर है यूक्रेन, जिनकी बहुत बड़ी सीमा उनके साथ मिलती है, अब वो क्लेम करने लगा। उसके पहले जॉर्जिया जो साउथ में है रूस के, वो नेटो का सदस्य बनना चाहता था। तो आपने एक दुश्मन जो नहीं था उसको बना लिया पहले। ये अमेरिका ने ही किया है, वेस्ट ने ही किया है, तो रूस उसका प्रतिकार करेगा। जब तक बाल्टिक स्टेट्स लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया नेटो का सदस्य बने, रूस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि चलो यहां रुक जाएगा। लेकिन अब ये भी यूक्रेन भी बनने के लिए जा रहा है, तो आपने किसके लिए इसको नेटो का सदस्य बना रहे हैं? यानी हमारे बॉर्डर पे ला रहे हैं। अगर आप बॉर्डर पे मेरे ला रहे हैं तो मेरी भी ये जिम्मेवारी है कि मैं देखूं कि वो उतना पावरफुल नहीं बने। हालांकि ये भी प्रश्न है कि आपने एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन क्यों किया? जी। ये भी जायज बात है, लेकिन ऐसी व्यवस्था आने क्यों दी गई? मैं तो पहली बात यही कह रहा हूं कि आपने वॉर्सो पैक्ट को, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया। जो पोलैंड और ईस्ट जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, उसके जो मेंबर थे उनको हटा दिया गया। वो पैक्ट थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी इस पैक्ट के बारे में, आप बताइए। जी हाँ, देखिए, हुआ ये कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पहले जी 2 मिलिट्री अलायंसेस थी। एक नेटो था जो अभी भी है, दूसरा वॉर्सो पैक्ट था। नेटो के तर्ज पे ही जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे जो सोवियत प्रभुत्व में थे, उन्होंने, जैसे रूस और उसके साथी, हाँ, उस समय सोवियत संघ था, जो सोवियत प्रभुत्व में राज्य थे, जो साम्यवादी देश थे, समाजवादी देश थे, उनका एक मिलिट्री अलायंस हुआ जो वॉर्सो पैक्ट के नाम से बना 1957 में। मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है एकदम से, लेकिन 1957 में वो बना जी। और वो नेटो के तर्ज पे, जिस तरह नेटो था वैसे वो था, यानी वॉर्सो, हाँ। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जाहिर है वो वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया और जो उनके अलायंसेस थे वो भी खत्म हो गए। नेटो एग्जिस्ट करता रहा, और एग्जिस्ट ही नहीं किया, जितने भी वॉर्सो पैक्ट के जो ईस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप के राज्य थे वो भी नेटो के सदस्य बन गए। यानी कोई तो आपने एक दुश्मन आइडेंटिफाई किया। और 90 के दशक में मैं बहुत ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अमेरिका ने कहा था कि किसी समय में, आने वाले समय में हम रूस को भी इसका सदस्य बना लेंगे। हाँ, और तो रूस उस मुगालते में रहा, उसको कंफ्यूज किया गया, और रूस में अपनी बहुत इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत थे, उनको नहीं बनने दिया गया, लेकिन चारों तरफ से बनने। और 2000 आते आते अब हो गया कि नेटो का सदस्य रूस बनेगा और नहीं बनेगा, और अब रूस को बनने की इच्छा भी नहीं है। हाँ, कहते हैं कि पहले ट्राई किया था पुतिन ने भी। पुतिन ने नहीं, येल्सिन के जमाने में, जब 91 से 2000, बोरिस येल्सिन उस समय राष्ट्रपति थे, उन समय लुभाया जा रहा था, पार्टनरशिप फॉर पीस बनाई गई थी कि ये पहला स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज में आपको एंट्री मिलेगी, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अमेरिका या वेस्ट भी एक दुश्मन बना के रखना चाहता है। वो
आप अपने आप को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अंग्रेजी में हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अदराइजेशन, यानी हम आपको अलग मानते हैं। मैं मर्द हूं, आप औरत हैं, तो एक तरह का डिवाइड बन गया पहले से, और वो बायोलॉजिकल डिवाइड है। यहां पर इन्होंने वो डिवाइड बनाया, और वो बनाने का कारण क्या था? क्या कहते थे वो कहते थे कि अगर दुश्मन होगा तभी ना हम दोस्तों को मिला सकेंगे अपने पास। तो इन्होंने दोस्तों को मिलाया कि देखो, रूस है, जिस तरह वो इतिहास में आ गया था तुम्हारे पास, वो फिर आएगा एक बार जी। और इसके लिए हमें नेटो का अलायंस बना के रखना होगा जी। और दुश्मन हम रूस को ही बनाएंगे। जब आपने रूस को दुश्मन बना दिया, तो रूस को भी अधिकार है कि अपना सेल्फ डिफेंस करे जी। और नेटो में क्यों सबको जाना है? तो पहला तो विवाद यहां से शुरू होता है, यूक्रेन का जी। और वो आज तक उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है कई सारे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे या जो सीमा विवाद थे, उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील किया गया कि चलिए, युद्ध सेटल नहीं हुआ है, सीमाएं जहां थी वहीं रुक गई हैं, युद्ध नहीं हुआ है। जैसे अब आर्मीनिया अजरबैजान में नगोर्नो काराबाख को लेकर था, हाँ। वो 92 के से लेकर अब जाके सोल्यूशन हुआ, जब अजरबैजान बहुत पावरफुल है, आर्मीनिया को हरा के उसने वापस नगोर्नो काराबाख अपने राज्य में मिला लिया। कहीं वैसी स्थिति हुई आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, कोई नहीं जानता है कि शायद रूस बहुत वीक हो जाए और यूक्रेन बहुत पावरफुल हो जाए हाइपोथेटिकली, तो वो वापस अपनी भूमि। लेकिन इसका सोल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है ट्रम्प और पुतिन और जेलेंस्की के ये बात करने से, सिक्योरिटी गारंटी देने से, नेटो का सदस्य बनाने से ये सॉल्व होने वाला है। इसके लिए एक व्यापक तौर पे एक प्रयोग करना होगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। और रूस के साथ भी इस समय एक हैंडीकैप है, 10 लाख लोग मरे हैं या हताहत हुए हैं या इनवैलिड हुए हैं, मतलब इस जंग में अगर वो पीछे हटता है तो वहां उनको हटा दिया जाएगा। यानी वो वहां के लोग कहेंगे आपने हमारे 10,000 बच्चों, 10 लाख बच्चों को मरवा दिया, आप किस इस पर आप शांति वार्ता कर रहे हैं या शांति किया आपने? जो आपका गोल था आपने अचीव नहीं किया। तो उस तरह से भी अगर देखा जाए तो इस समय बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इस समय रूस के पास और यूक्रेन के पास भी। यूक्रेन के लोग कभी नहीं कहेंगे कि दोनेत्स्क, लुहान, जापोरिजिया और खैरसों आप वापस दे दीजिए जी। अगर आप देते हैं तो वहां की आपको जनता हटा देगी। तो ये दोनों की लीडरशिप में जब तक वो मैग्नानिमिटी नहीं होगी या दूसरों के प्रति सोचने का जरिया बदलेगा नहीं, या हृदय परिवर्तन हो जाए, जो मुझे नहीं लगता है, या सत्ता परिवर्तन हो जाए जी। दोनों के शीर्ष जो है किसी भी कारण से शीर्ष स्थान पर नहीं रहे, तब परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मुझे आने वाले दिनों में, सप्ताह में, महीनों में या कुछ सालों में मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई अंत है। ये चलता रहेगा, मतलब ये वॉर कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने वाला अभी। हाँ, जिस तरह ट्रम्प कहते थे कि 24 घंटे में इसको खत्म करा देंगे या एक समय आएगा खत्म होगा, कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, वैसा मुझे नहीं लग रहा है अब होने वाला है। इसमें बहुत सारे पेच हैं, जब तक वो सुलझेंगे नहीं। और पुतिन हमेशा कहते हैं कि वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इफ द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एड्रेस, यानी जो उसके मूल कारक तत्व हैं, अगर हम उनको एड्रेस नहीं करें, उनका जवाब नहीं खोजें, तब तक हम इनको। और मूल कारक तत्व क्या है कि पहला, नेटो का सदस्य नहीं बनना है, दूसरा, विदेशी कोई ट्रूप्स नहीं आ जाएगा, तीसरा जो है डीमिलिटराइज करना है और विदेशी आयुध या सामान जो शस्त्र हैं वो नहीं आएंगे। तो कौन संप्रभुता संपन्न राज्य इसके लिए लिख के देगा आपको? शर्त भी उनकी बहुत मुश्किल है, जो कोई राज्य मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसमें बीच का रास्ता क्या है कोई नहीं जानता है। और दोनों में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है कि आप इतना छोड़िए, वो कहते हैं आप इतना छोड़िए, अगर नहीं छोड़ेंगे तो युद्ध नहीं होगा। तो वही चल रहा है, छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं। दुनिया में अभी जो चल रहा है उस हिसाब से भारत की स्थिति क्या है और भारत के जो स्टेप है वो क्या होने चाहिए? क्योंकि रूस के साथ भी हमारी दोस्ती है, यूएस से भी है, जिसके साथ हमें अपना रिश्ता बैलेंस रखना है। तो ऐसे में भारत की कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है और भारत को करना क्या चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ जी और एक ही सुपर पावर रह गया, तो भारत ने 1990 के दशक में डिसाइड कर लिया कि अब हमें अपने आप को लिबरलाइज करना है, इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करना है और भारत को ग्लोबलाइज करना है। LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें हम बहुत
हद तक सफल रहे। रहे। और दुनिया को हमने दिखाया कि जब वो कहते हैं ना इकोनॉमिक शैकल्स, यानी जो आर्थिक बेड़ियां थी, जब हमने वो तोड़ी जो समाजवाद के प्रति थी और सोवियत संघ के साथ जब हम थे, जो था हम पर हमने एक्सेप्ट किया था, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी क्योंकि उस समय हमारी दिक्कतें बहुत थी जी। लेकिन 90 के दशक के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक संस्था को नहीं मिलना चाहिए। ये भारत की प्रगति है जो 90 के बाद ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी हमने वो एडॉप्ट किया और उसमें सक्सेसफुल रहे जी। आप यही मान लीजिए कि उस समय से लेकर आज, यानी 35 साल, अगर 34 साल माने, तो भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और इसका श्रेय भारत की जनता को जाता है, पहली चीज। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत ने वो ट्रेजेक्टरी ले ली है, एक उड़ान ले ली है जिससे वो कोई भी आ जाए सत्ता में, वो पीछे नहीं जाने वाला, यानी वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और इसके चलते भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय रुतबा होगा, आपको शायद अंदेशा भी नहीं होगा, मैं रूस में था जून और जुलाई में, जून के अंत में, जुलाई के फर्स्ट वीक में जी। वहां हम साउथ कॉकेशस पे एक मीटिंग हो रही थी रूस में। साउथ कॉकेशस उस रीजन को कहते हैं, रूस के साउथ में है, 3 राज्य आते हैं उसमें, आर्मीनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। ये 3 बड़े छोटे राज्य हैं और रीजन जो है वो कॉकेशियाई माउंटेन्स है और उसके बाद ईरान है, लेकिन ये 3 मूल देश हैं साउथ जी। वहां पर भारत को, उन 3 देशों में भारत को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो हम भी यहाँ सुनते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन जब उनके लोगों से हमने सुना कि भारत और चीन ये 2 बहुत बड़े प्लेयर हैं ईरान और रूस के और तुर्की के बाद, क्योंकि भौगोलिक सीमा तो इन तीनों राज्यों से मिलती ही है, तो जाहिर है वो प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन भारत जो सुदूर है, काफी दूर है उनसे, वो भी अगर एक फैक्टर है तो आप समझ सकती हैं और भारत कितना पावरफुल इस समय बनता जा रहा है और आगे बनेगा। और ये जो हमने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ली है वो आगे बढ़ेगी, जैसा मैंने कहा। और इसमें भारत अब अपने आप को एसर्ट करने लगा है कि जैसे आप टैरिफ पॉलिसी को ही ले लीजिए ना, हमने उन पर रिटेलिएट नहीं किया जिस तरह चीन ने किया कि उन्होंने भी अपनी टैरिफ बढ़ा दी। हमने रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जरूर कैपेबल हो जाएं कि ऐसे अगर मूव्स किए जाएं तो हम उसका प्रतिकार कर सकें। तो भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं जी। और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन जो भारत की जो मूल समस्याएं हैं हमको उनको भी एड्रेस करना है। इससे हमने कह दिया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, हमारी जीडीपी अभी भी बहुत कम है, $2700 है जी। चीन की $17,000 है, बहुत फर्क है, 5 गुना का अंतर है, 5 गुना का। उनकी इकोनॉमी जो है $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है जी। और ऐसा माना जाता है कि कुछ दशकों बाद वो अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, चीन जी। तो हमें उन मूल चीजों को एड्रेस करना होगा जहां जो समानता एक तरह से है वो ज्यादा से ज्यादा हो और भारत के नागरिक उस ज्यादा कैपेबल हो। लेकिन यहां कहने का मतलब ये भी है कि भारत आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और आगे भी उभरेगा। उसको ट्रम्प जैसा डिरेल करने वाला नेता से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप प्रॉस्पर करेगा जी। और मैं ट्रम्प का एक स्टैंड भी समझना चाहूंगी कि वो चाहते क्या है। वो कभी भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन अभी तो वो बहुत अच्छे से अपना सपोर्ट पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। ट्रम्प के एक्चुअली माइंड में है क्या भारत को लेकर? देखिए, ट्रम्प के माइंड में ये तो है कि भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र है और बहुत बड़ा मार्केट भी है, बहुत बड़ा मार्केट भी है, और भारत के साथ डील करना है। वो डील मेकर है ना, आखिर वो डील करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ उनके संबंध जो हैं वो इस समय टेम्पररी हैं, क्योंकि वो पावरफुल लोगों में, पावरफुल देशों में उनकी ज्यादा आस्था है। पाकिस्तान इस समय क्यों क्लोज हुआ है? एक तो मैंने बता ही दिया कि नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने रिकमेंड किया और उन्होंने मान लिया कि भारत पाकिस्तान का जो 87 घंटे का जो युद्ध था उसको ट्रम्प ने रुकवाया। पाकिस्तान ने ओपनली उनको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा
जो पाकिस्तानी एलिट है, खासकर मिलिट्री एलिट, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और उसमें जो ट्रम्प के पारिवारिक रिश्तों वाले लोग जो उस क्रिप्टो करेंसी को चलाते हैं जी, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ट्रम्प को इमीडिएट फायदा वो है। दूसरा है कि ट्रम्प को यह भी लगने लगा है कि वेस्ट एशिया में इस समय पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी, क्योंकि पाकिस्तान ही एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और हाल में उसने सऊदी अरेबिया के साथ अलायंस भी किया है, मिलिट्री अलायंस भी किया है कि नेटो अलायंस जैसा कि अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो आप हम पर मानेंगे और सऊदी अरेबिया अपने ऊपर मानेगा। खैर, उसके चलते भी उसका इंपॉर्टेंस इस समय बढ़ा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि पाकिस्तान इस समय हम सब जानते हैं इकोनॉमिकली दुनिया पे डिपेंडेंट है। अगर उसको देसी भाषा में कहें तो कटोरा लेके दुनिया में घूमता रहता है। तो एक उस कटोरे में दान देने वाला चीन के अलावा एक अमेरिका भी चाहिए। लेकिन वो हिंदी में कहते हैं ना, दो नावों में पैर रखने वाले कहीं पहुंचते नहीं है, कहीं पहुंचते नहीं है। पाकिस्तान की भी वही स्थिति, क्योंकि चीन के साथ उसकी आश्रयता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अमेरिका के साथ डिपेंडेंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन मैंने वही कहा ना, ट्रम्प साहब अगर परसों के दिन दाहिने तरफ से बेड से उतरेंगे तो कहेंगे आप पाकिस्तान खत्म, इंडिया के साथ दोस्ती करें। और इंडिया के साथ दोस्ती या भारत की जो दोस्ती अमेरिका से होगी वो शक्ति पर आधारित होगी। हम अपनी शक्ति पर उनसे पावर पे नेगोशिएट करके उनसे डील करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि एक कटोरा में हमें भी डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं। हम उनसे अपनी शक्ति के अनुरूप रिकॉग्निशन दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हम भी उतने ही पावरफुल हैं जितने अन्य राज्यों के साथ अब कर रहे हैं, और कम से कम पाकिस्तान से तो 100 गुना ज्यादा पावरफुल हैं जी। तो उस सेंस में आने वाले में मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप फिर बुलाइएगा मुझे 4 महीने बाद, कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले जैसे हो जाएंगे और इसमें योगदान ट्रम्प का या कोई एक इंडिविजुअल का नहीं होगा। इसमें योगदान भारत की शक्ति का होगा, जिसमें हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे दुनिया को और अमेरिका को कि हम भी पावरफुल शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। और हमने जो कहते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड में आके आपके साथ खेल खेला है, तब आपको इतने हम कंसेशन देने की स्थिति में है या आप हमके साथ ट्रेड करने की स्थिति में है। और अगर आप नहीं करेंगे तो लूजर आप होंगे, क्योंकि हमने 25 साल से आपसे दोस्ती की है सिर्फ इसलिए कि हम दिखें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ। अगर आपको चीन और पाकिस्तान से ही दोस्ती करनी है तो हम अकेले ही बेहतर हैं। हम दुनिया को अकेले अपने दम पर झेल लेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, सामरिक स्वायत्तता है, जिसका हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। और भारत किसी के सामने न पहले झुका था न आगे झुका है। नेता कोई भी दोनों देशों में कोई हो, हम कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी बिल्कुल सर, आप रशिया भी गए हुए हैं और आप यूएसए भी जाते रहते हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, दोनों देशों के नेताओं में तो चलिए कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, वहाँ की जो पब्लिक है क्या सोचती है एक दूसरे के बारे में, ये सवाल भी लोगों के मन में आता है। जैसे कि भारत के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि रूस के लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं और अमेरिका के लोग रूस के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, रूस के बारे में मैं जानता हूँ ज्यादा और अमेरिका के बारे में भी जी। रूस के लोग ये समझते हैं कि पूरा वेस्ट जो है, जो पाश्चात्य विश्व जो है, वो रूस को खत्म करने की फिराक में है। ये जुगाड़ कर रहा है, ये जुगत लगा रहा है कि किसी न किसी तरह रूस जो एक बहुत बड़ी शक्ति है उसको खत्म कर दिया जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए और इतना पावरफुल नहीं रहने दिया जाए जो इतिहास में पिछले 100 साल में वो रहा है जी। तो वो एक बहुत बड़ा कंप्लेन है। इसीलिए कोई भी इस समय पुतिन के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पुतिन के खिलाफ इस समय जाएंगे तो वेस्ट आके हमको खत्म कर देगा। जिस तरह उन्होंने जापान को खत्म कर दिया, जर्मनी को खत्म कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, हमको भी खत्म कर देंगे। अगर वो युद्ध नहीं भी होगा तो इकोनॉमिक मेजर से या किसी तरह जुगाड़ करके हमको खत्म कर देंगे। अमेरिका के लोग को लगता है कि हम दुनिया के बॉस हैं जी, और बॉस इन चीफ उनके ट्रम्प साहब हैं, शहंशाह हैं। और उनको यह भी लगता है कि वी आर ऑलवेज राइट, द वर्ल्ड माइट बी रॉन्ग।
और इस आशय पे वो चलते हैं। जैसे आप अगर, जैसे मैं 2022 में अमेरिका गया था, जो लास्ट 2023 में लास्ट गया था अमेरिका, और वहाँ कॉन्फ्रेंस था। उस समय इजराइल और गजा वाला युद्ध शुरू हो गया था जी। तो उनको लगता था कि जो अमेरिका कर रहा है वही सही है, और दुनिया के जितने लोग वो कहते थे कि भारत ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज क्यों किया। मैंने कहा ये हमारी ऐतिहासिक नीति है कि हम औपनिवेशिक ताकतों का विरोध करते हैं। इजराइल का हम विरोध करते थे उस जमाने में, लेकिन हम इजराइल के साथ इस समय इसलिए साथ खड़े हैं कि उन पर टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ है, इसलिए नहीं कि हम फिलिस्तीनियों को गिव अप कर चुके हैं। और भारत ने बाद में वही कि हम कहा कि हम रिआइटरेट किया कि हम, और हम ही नहीं, दुनिया के 150 राज्य फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब तो फ्रांस और इंग्लैंड भी करने लगे। बिल्कुल। और उनको ये भी लगता है कि रूस कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है, इसलिए वो किसी भी समय उनके साथ युद्ध कर सकता है। या उनको ये लगता है कि अगर अमेरिका को थ्रेट किसी से है तो वो रूस से है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, बहुत पावरफुल है, बहुत रिसोर्सेज है, तेल खनिज संपदाएं हैं, तो उनके लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है, इसीलिए वो काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन पब्लिक परसेप्शन जो है वो ये मानता है कि रूस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। रूस और कुछ हद तक ईरान को भी वो बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। हाँ। तो ईरान को उन्होंने फिलहाल तो टैकल कर लिया है, लेकिन अब वो रूस की बारी है जी। उनको ये भी लगता है, जैसे आपने देखा होगा कि जापान और जर्मनी दो बहुत बड़े राज्य उभरे इकोनॉमिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी। जापान को 90 के दशक आते आते खत्म कर दिया अमेरिकियों ने। उनको लगा कि जापान बहुत पावरफुल हो जाएगा जी। तो बहुत सारे प्रतिबंध, अगर आप डिटेल में अगर इस पर भी बात करें तो आप पाएंगी कि जापान पर उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने हाँ, उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाया कि आप ये चीज नहीं कर सकते, आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कीजिए तो इसका रिटर्न अमेरिका को जाना होगा। जर्मनी को उन्होंने क्या किया कि जो सस्ता गैस मिलता था उनको रूस से, जिसके चलते उनकी इकोनॉमी प्रॉफिट में जाती थी जी। उन्होंने जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनने लगा, उसी समय 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ जी। और नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो सेकंड बनने वाली थी उनको उन्होंने बंद किया, तो जर्मन इकोनॉमी सफर करने लगी। और आज जर्मनी की ये स्थिति है कि बैरली पॉजिटिव में इकोनॉमी चल रही है, किसी भी समय वो रिसेशन में जा सकती है, क्योंकि जो सस्ता गैस उनको मिलता था वो अब बंद हो गया। और उनको डिपेंडेंट होना पड़ा है कतर के एलएनजी पे और अमेरिका के एलएनजी पे, जो महंगा मिलता है। तो वो जो सब्सिडी थी उनको जो रूस से मिलती थी वो बंद हो गई है, इसलिए इकोनॉमी जो है उनकी उतनी अच्छे हालत में नहीं है जी। तो वो जर्मनी को भी शक्तिहीन बनाना चाहते हैं आर्थिक तौर पे जी। और जर्मनी को कह रहे हैं कि आप जो डिफेंस में, या पूरे नेटो को कह रहे हैं डिफेंस में इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा बढ़ाइए जी। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जो प्रॉफिट होता है उनमें से, जो उनका मुनाफा होता है, यानी उनका राष्ट्रीय आय कम होगा। तो जापान को 90 के दशक में चैलेंज करके खत्म किया, चीन को प्रेशर दिया। चीन आज सुरसा के मुंह की तरह मुंह बाय खड़ा है, आप पलक झपकाओगे वो आपको लपक लेगा। उसी तरह जर्मनी की इकोनॉमी को उन्होंने खत्म किया, खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि जर्मनी बहुत पावरफुल नहीं हो जाए हाँ। क्योंकि जर्मनी से सबको डर लगता है, यूरोप को तो डर लगता है, क्योंकि 100 साल उन्होंने युद्ध किया है पूरे यूरोप में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कल को अमेरिका को ही चैलेंज कर दे। तो ये उनकी आपस की पॉलिसी है, और इस चक्कर में जो चीन है उसको फायदा हो रहा है। दो बड़े हाथी लड़ते हैं, तीसरे को फायदा होता है, यहाँ इनको फायदा हो रहा है जी। सर, एक सवाल ये भी है ब्रिक्स और क्वाड को लेके, क्योंकि ब्रिक्स और क्वाड दोनों का इंडिया जो है वो पार्ट है। फिलहाल क्वाड की एक बैठक होनी थी, वो भी नहीं हुई। इन दोनों में इंडिया की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, और ये जो संगठन है वो एक करेंसी भी जारी करने वाले थे जो डॉलर को टक्कर देने वाली थी, तो उसकी क्या सिचुएशन है? नहीं, ब्रिक्स करेंसी नहीं जारी करने वाला था। एक चीज क्लियर कर दूं, जो डी डॉलराइजेशन की बात थी उस पर वो काम करने वाले थे। इन्होंने अपना बैंक बनाया, उस पर वो काम कर रहे थे कि किसी तरह जो इन्वेस्टमेंट, इस समय हम डिपेंडेंट हैं IMF वर्ल्ड बैंक पे, वो कम किया जाए, उस पर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जाए,
और हम अपने आप का इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने आप बढ़ाएं, तो उसके लिए वो चीज़ तो थम सी गई है क्योंकि अमेरिका ने बहुत दबाव डाला है। जी। ब्रिक्स बैंक हम बनाने वाले थे, वो बैंक तो चल रहा है, लेकिन उसमें जो जितना उसका हमने सोचा था कि ये होगा वैसा नहीं हो पा रहा। और भारत ने तो क्लियर, जयशंकर जी ने क्लियरली कहा है कि हम कभी भी डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं, यानी डॉलर के अलावा हम किसी और मुद्रा में व्यापार करने नहीं चाहते। ये क्लियर कर दिया भारत ने। जी। चीन चाहता था, रूस चाहते थे कि युआन और रूबल में ट्रेड हो, और वो करते भी हैं। आज जो तेल खरीदते हैं वो उनके युआन और रूबल अपने करेंसी में करते हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी भारत जैसे पोजीशन में है कि वो भी नहीं चाहते कि एकदम से हम कन्फ्रंट कर लें, क्योंकि अभी भी दुनिया का 90% व्यापार जो है वो डॉलर में ही हो रहा है। तो अचानक आप डॉलर डी डॉलराइजेशन कर नहीं सकते, और वो माहौल नहीं बना है। तो उस सेंस में रही क्वाड की बात, क्वाड एक बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए बना था। शिंजो आबे के जमाने में जब हमने सुनामी को, उन्होंने जब सुनामी आई तो हमने बनाया था कि जो सुनामी से ग्रस्त राज्य हैं उनकी मदद की जा सके। जी। बाद में 2017 में जब ट्रंप आए तो उन्होंने क्वाड को एक नई शक्ति, और ये भी कहा जाने लगा क्वाड एक नया नेटो बन सकता है। लेकिन भारत इसके लिए कभी इच्छुक नहीं था, और भारत की अपनी भी लिमिटेशन थी क्योंकि वो कभी मिलिट्री अलायंस में रहना नहीं चाहता। तो भारत ने उसका भी, फिर ये भी कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ होता। किसी के खिलाफ हम जाना भी नहीं चाहते थे। रूस के खिलाफ क्यों जाएंगे? चीन के खिलाफ होता, भारत ये भी चाहता, क्योंकि अगर आप, जैसे आप नेटो की हम बात हमने अभी की, नेटो इसलिए बना है कि अमेरिका ने उनके डिफेंस कॉस्ट को सब्सिडाइज किया और अपने ऊपर उनके डिफेंस को ले लिया। अगर भारत वैसा करता तो अमेरिका का प्रभुत्व इस रीजन में बहुत बढ़ जाता, भारत पे बहुत बढ़ जाता, और भारत वो चाहता नहीं था। तो हमारी जो सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो नीति थी वो सफर करती, और भारत ने इसको कई शब्दों में कह दिया कि हम इसके इच्छुक नहीं है। और भारत ओपनली ये भी नहीं चाहता कि दुनिया ये माने कि जिस तरह हमने यूक्रेन को बना दिया रूस के खिलाफ, भारत कभी वैसा बने चीन के खिलाफ। तो हमने वो बड़ा स्पष्ट रखा कि हम अब ऐसा कुछ नहीं चाहते। न हम कोई सिक्योरिटी अलायंस चाहते हैं, न मिलिट्री अलायंस चाहते हैं। हम अपने लिए अपने आप के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, और हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं पूरी दुनिया में। इसीलिए हम उनका पार्ट नहीं होना चाहते थे, और यही ट्रंप को नागवार गुजर रहा है इस समय। तो सर, एक सवाल मैं आपसे जनरल भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो पब्लिक की तरफ से आया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइव किया और मैंने बताया कि इस तरीके से मैं रशिया और यूएसए के मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझे सवाल भेजिए। तो किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भेजा। सवाल ये था कि अभी जो इंडिया के स्ट्रेटजी मेकर हैं, उनकी जगह अगर आप होते तो आने वाले 5 से 10 सालों के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाते जो भारत को आगे लेके जाती आपके हिसाब से? देखिए, मैं आमतौर पे जो पिछले 35 साल की प्रगति हुई है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता। साथ साथ मैं ये भी चाहता कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसी न किसी तरह से बढ़े, क्योंकि हम तो अभी सकल घरेलू उत्पाद को देख रहे हैं, जो जीडीपी को देख रहे हैं, जो कलेक्टिवली हम नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं। 1.4 बिलियन के करीब लोग हैं। उनका अगर आप सम अप कर दें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती है, लेकिन डिवाइड करें पर हेड तो वही 2700 पे आती है। 2700। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम काफी आगे हैं, करीब $12,000 के लगभग परचेजिंग पावर पैरिटी में, यानी हम मानते हैं कि हम $12,000 के करीब हैं हमारा। मैं ये चाहूंगा कि जो भारत के जो अभी हम बहुत सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है, करीब 50 से ज्यादा प्रतिशत हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है जी। उसमें ज्यादातर हम उन चीजों को केटर करते हैं जहां हमारे वेस्टर्न अलायंसेस थे। वेस्टर्न के साथ जैसे हम इंश्योरेंस ही देखिए तो कई सारी, आप एक इंडियन नाम पाएंगे, जो दूसरा नाम पाएंगे वो हमेशा एक विदेशी कंपनी होगी। तो उनसे हमारा टाई अप होता है, उन पर हम कई चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, प्रॉफिट उनको जाता है। इंश्योरेंस भले ही हम ले लेते हैं लेकिन प्रॉफिट उनको जाता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 5 साल में मैं
दो तीन चीजों पर बहुत फोकस करना चाहूंगा। एक तो जो विश्व गुरु का नारा है जी। उसको वास्तविक तौर पे हम इम्प्लीमेंट कर पाए, हम अपने शिक्षण संस्थाओं को एनेबल करें। मैं खुद एक शिक्षक हूं, तो मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षण संस्थाएं एनेबल नहीं होंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और क्वालिटी एजुकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई भी देश इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप अमेरिका के किसी भी शहर में जाएं तो आप पाएंगी कि तीन चीजें शहर के लैंडमार्क्स होती हैं। पहली चीज जो होती है वो होती है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जी। दूसरी चीज होती है चर्च। चर्च। हाँ। तीसरी चीज होती है उसके सोशल सर्विसेज, खासकर हॉस्पिटल। ये तीन चीज से आप अगर आप सिटी सेंटर में कहीं जाएं तो ये तीन चीजें मिलेंगी, इसी को सिटी सेंटर भी कहते हैं। जी। तो हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जहां हम शिक्षण संस्थाओं को एनेबल करें, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए हम जो भी कदम उठा सकें वो करें। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो वेल्थ है, जो धन है, वो कुछ ही व्यक्तियों में, संस्थाओं में सीमित बटा हुआ है। जो अमीर है वो अमीर और जो गरीब है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो उतना ही गरीब है या उसको बहुत उसके मूलभूत चीजों में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में वो चीजें बढ़ाई जाएं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि हम भारत को एक मिडिल पावर से ऊपर ले जाएं, यानी सुपर पावर तो मैं नहीं कहूंगा, एक एफिशिएंट पावर, एक स्मार्ट पावर की तरह हम उसको देखें। जी। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर की जगह हम अपने आप को स्मार्ट पावर की तरह देखें, जहां हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इनेबल्ड हों, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हों और जो हमारा इस समय डिपेंडेंस है विदेशी ऑयल पे, एनर्जी सिक्योरिटी जो हम विदेश से लेते हैं, अगर मान लीजिए वो बंद कर दे तेल देना या अभाव करा दे किसी तरह, जैसे अभी हुआ कि रूस से आप नहीं ले सकते जी। अब तेल के दाम बढ़ेंगे, हर भारतीय इफेक्ट होगा। तो हम एनर्जी डिपेंडेंस को कम करके ज्यादातर जो है वो सौर ऊर्जा या जो ग्रीन एनर्जी है उस पर फोकस कर पाए। जी। चौथी चीज होगा कि भारत को हम मिलिटरीली कैपेबल इतना कर दें कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग हम बनाएं। आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और मॉडर्न वेपनरी लाएं, खासकर जो नए एडवांसमेंट हुए हैं, ड्रोन या जो एरियल लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और भारत को वही एक आयरन डोम की तरह बनाया जाए जो इस समय इजराइल कर रहा है। बहुत लोग बोलते भी है कि जब हम चाइना की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम इकोनॉमी में चाइना को टक्कर देने की कगार पे है या हम देना चाहते हैं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं रूस ने बहुत बड़े देशों को रोका हुआ है, एक शील्ड बनाई हुई है। तो हम रूस की टक्कर में जाने का कभी क्यों नहीं सोचते, या रूस से हम डिफेंस में इतना पीछे क्यों हैं? उसके कई कारण। एक तो रूस जो है सोवियत संघ के जमाने से उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत समृद्ध रहा है और उसमें बहुत टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं। वो जो सामान बेचते हैं उनकी रिलायबिलिटी होती है, फायर पावर अच्छा होता है, दाम कम होती है, लाइसेंस देते हैं। एक तो वो एक ट्रेडिशन है इंडस्ट्री की जो बनाया है, अभी तक चला आ रहा है, मतलब हथियारों के मार्केट का राजा। जी। और दूसरा है कि रूस के पास तेल और गैस बहुत ज्यादा है, यानी आप ये मान लें कि 50% उनके जो राजकोषीय धन है जी, जो स्टेट ट्रेजरी है, उसका पैसा आता है गैस और तेल से। हमारे पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है, तो हम रूस के साथ उस लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते जी। बाकी भारत के पास जो सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। एम्प्लॉयबल लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं। हम उनका अगर दोहन कर पाए मीनिंगफुल में, पॉजिटिव वे में, तब हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा, अगर हम अपने आप को ये दिखा पाए, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है, हम वो बन पाए कि किसी भी तरह हम युद्ध का सहारा लेके डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, यानी हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना है बहुत पावरफुल है इसलिए युद्ध कर रहे हैं। जिस तरह जर्मनी ने किया था प्रूव करने के लिए, नाजी जर्मनी की हम बहुत पावरफुल, युद्ध कर लेते हैं।
वैसी स्थिति में हम युद्ध की स्थिति में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ या किसी मुल्कों के साथ वो स्थिति में नहीं आए। जी सर, एक प्रधानमंत्री जो होते हैं वो चेहरा होते हैं देश का। अभी फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे एज अ विदेश नीति के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से आप किस नेता को सबसे बेस्ट मानते हैं अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, नेताओं का अभाव नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे नेता मिले हैं पास्ट में। हमें एक स्टेट्समैन चाहिए जो भारत की समस्याओं को समझे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। वो अगर हम पास्ट में देखें कि कोई आपका फेवरेट रहा हो कि इनकी नीतियों ने बहुत भारत को पावर दिया है। जी देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हूँ और आज भी मैं मानता हूँ कि अगर देश की नींव किसी ने रखी है आज, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ, बहुत सारी कमियां थी, हर लोग में होता है, हम में होता है, आप में होता है, नेहरू जी में रहा होगा, जो शायद हम उसका अभी अन्वेषण कर रहे हैं। लेकिन भारत को जो एक स्वरूप दिया, एक शक्ति दी, एक दिशा दी, एक भारत को औद्योगिक राज्य के तौर पर उन्होंने जो बुनियाद रखी, डिक्टेटरशिप की तरफ भारत नहीं बढ़ा। जितने भी औपनिवेशीकरण से मुक्त हुए राज्य थे, जो डीकोलोनाइजेशन से मुक्त हुए राज्य थे, उन सब में आप पाएंगी कि कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप आया ही। आप अपने पड़ोस में ही देख लीजिए ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं मिलिट्री को हुआ, कहीं डिक्टेटर आए, कहीं डिक्टेटर आए। जो मिलिट्री को बन के आए थे वो डिक्टेटर के रूप में बैठे हुए हैं। भारत उससे मुक्त रहा एटलीस्ट। अगर वो हम जो 3 साल इमरजेंसी का अगर छोड़ दें तो उस समय, और जो नींव, जो परंपरा थी और एक जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था, वो हमने बरकरार रखा है आज तक। तो मैं नेहरू जी को इसका श्रेय दूंगा। और आने वाले समय में मैं एक नेहरू जी जैसा ही, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, नेहरू जी जैसा ही नेतृत्व जो दिशा प्रदान कर सके। और भारत को नेहरू जी ने बहुत संपन्न तो नहीं किया, लिमिटेशन थी, हम जस्ट आजाद हुए थे, अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। 2 युद्ध लड़े हमने, एक तो नेहरू जी के रहते रहते, एक उसके तुरंत बाद, और 47-48 में जो कश्मीर का विवाद था उसमें भी हम काफ़ी हद तक सफल होकर बाहर आए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक नया नेतृत्व चाहिए जो समय के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सके और भारत को उसी शिखर पर ले जा सके जो भारत डिजर्व करता है। जी सर, बिल्कुल। एक चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। रूस और अमेरिका जो फैसले ले रहे हैं और जो कर रहे हैं, इनकी वजह से दुनिया भर में अलग अलग देशों में क्या क्या है जो बड़े बदलाव जो एकदम विजिबली दिखाई देंगे, वो होने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में? नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, एक जो रूस और यूक्रेन का युद्ध के चलते पूरी दुनिया इस समय एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर 3 साल जितना युद्ध चला तो कैसे करेंगे हम लोग। तो जो असुरक्षा है उसके चलते हमने अपनी जो इमीडिएट प्रायोरिटीज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से ध्यान हटा के हम आयुध खरीदने लगे हैं, आर्मामेंट्स खरीदने लगे हैं। अब तो लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग भी शुरू होनी चाहिए। अगर अमेरिका शुरू करेगा, अगर रूस शुरू कर रहा है, चीन कर रहा है, तो हमें भी करनी चाहिए। तो हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था थोड़ा सा डिरेल होगा जी। लेकिन आने वाले समय में मैं ये तो बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो माहौल इस समय दुनिया में है, उस समय उससे जो असुरक्षा पैदा हुई है, उससे हमारी इकोनॉमी सफ़र करेगी। और आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कहेंगे टेस्टिंग टाइम होगा कि हम अपने आप को कैसे इस नए दुनिया में अपने आप को अडैप्ट कर सकें। और जो भारत ने जो आर्थिक प्रगति की है या जो आर्थिक प्रगति की राह पर है, वो कहीं डिरेल ना हो जाए इन सब चीज़ों के चलते। जी, तो सर अभी जाते जाते मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि फरवरी 2026 अमेरिका और रूस के बीच में एक न्यू स्टार्ट संधि थी, और वो न्यू स्टार्ट संधि है वो फरवरी 2026 में
खत्म होने वाली है। इस संधि को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर दोनों जो देश थे उनके हथियारों को, जो डिप्लॉयड हथियार थे उनका नंबर फिक्स था। ये 1550 से ऊपर नहीं हो सकते थे और इनमें नंबर फिक्स था, बॉम्बर्स का भी, गाड़ियों का भी, मिसाइल्स का भी, सबका भी। डिप्लॉयड हथियारों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। कहीं ना कहीं इस संधि ने दोनों देशों को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन फरवरी 2026 के अंदर ये जो संधि है वो खत्म होने वाली है। और अब लगता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पुतिन सामने आए, उन्होंने एड्रेस किया और जिस तरीके से उन्होंने अपने जो मिसाइल्स और सबमरीन की जानकारी दी, तो लगता है नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो संधि है उसकी जो मियाद है वो बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा, अगर ये संधि खत्म होती है, तो एक तरह से एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी दुनिया भर के देशों में। तब हालात क्या होंगे, कैसे विश्व बदलेगा, कौन कौन से नए हथियार बनेंगे और क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशन जो है उन पे फर्क पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स पे फर्क पड़ेगा, इसको लेके उस वक्त काफी सारे नए सवाल पैदा होंगे, जिनका जवाब जानने के लिए हम सर को फिर से इन्वाइट करेंगे। एंड सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया, हमारे साथ आप आए। हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली 1 मिलियन की होने वाली है और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका भी, आपने बुलाया मुझे। और उम्मीद करती हूँ कि आप हमें फिर से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने पॉडकास्ट के बीच में भी कहा। और सर ने आज जो कुछ भी बताया है, उसके बाद से रशिया, इंडिया, चाइना और यूएसए को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, उसकी स्थिति जो है आज काफ़ी क्लियर हुई होगी। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारी फैमिली जो है वो 1 मिलियन की होने वाली है। ऐसे में पॉडकास्ट की ये नई सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू की थी। उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगला चेहरा, अगली रिपोर्ट कौन सी देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने जो सजेशन है वो आप हमें इस मेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।